हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड। माय नेम इज प्रतीक तलदार और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा केस ब्रेक डाउन करने वाले हैं रिलेटेड टू ब्लू स्मार्ट, जेंसॉल, जग्गी ब्रदर्स और सेबी ने क्या क्या इन पे एक्शंस लिए हैं उससे रिलेटेड, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप आपकी आरबीआई प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं 2025 से रिलेटेड, सो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अस। यू कैन डाउनलोड और ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन, वहां पे आपको सारे ही यूट्यूब सेशंस के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल रिलेटेड टू एनी रेगुलेटरी बॉडी फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, राइट, कुछ दिन पहले एक मिस्टर सुनील सेठ का कमेंट आया था ऑन द इंडियन स्टार्टअप कल्चर। सर ने बोला था 80% ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स आर नथिंग बट अ रैकेट। फाउंडर्स रश टू बाय लैम्बोर्गिनीज एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स फर्स्ट एंड देन वर्क ऑन द बिजनेसेस, राइट। एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था और अभी हम ये न्यूज भी देख सकते हैं, राइट। आप सभी ब्लू स्मार्ट के बारे में जानते होंगे, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की आई थिंक बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक क्विक समरी बता दूंगा। ब्लू स्मार्ट ने डिसाइड किया यहाँ पे टेम्पररी क्लोज करने का बुकिंग ऑन दी ऐप एज वेल एज ऑन दी फोन। तो यहाँ पे आप ब्लू स्मार्ट की अगर कैब बुक करवा रहे हो तो ये पूरा टेम्पररी सस्पेंशन अभी हो चुका है, राइट। कंपनी इज कंसिडरिंग क्लोजिंग डाउन दी ऑपरेशन। जिन लोगों को नहीं पता है, ब्लू स्मार्ट एक ईवी राइड स्टार्टअप है जहां पे आप कैब को हायर कर सकते हो, दैट टू ईवी कैब। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर से हो तो डेफिनेटली आपने इनकी सर्विस कभी ना कभी यूज की होगी, राइट। सो ये सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस करते थे, यहाँ पे इनका सस्टेनेबिलिटी पे काफी बड़ा फोकस था। और जिनको नहीं पता, जेंसॉल, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर। बेसिकली ये इंजीनियरिंग करती हैं, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सोलर एंड ईवी लीजिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हैं। तो ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की लीजिंग के अंदर भी यहाँ पे उतर चुके थे, ओके। तो दो कंपनीज के बारे में भी हमने बात करी, एक तो ब्लू स्मार्ट के बारे में और एक जेंसॉल के बारे में, राइट। आप देख सकते हो जेंसॉल इंजीनियरिंग का गजब का ग्रोथ। 2013 1 करोड़ की सेल, मार्च 2024 1152 करोड़, राइट। अब जब देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या बताती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ये बिल्कुल आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह, ये बिल्कुल आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह कि इस बार आपने कितना स्कोर किया। वैसे ही जब बड़े हो जाते हैं ना तो स्कोर मार्कशीट की जगह इसमें देखा जाता है, राइट, मनी टर्म्स में। तो ये बिल्कुल आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह बता रही है कि कंपनी ने कितना स्कोर किया है इस बार, प्रॉफिट और सेल्स कितना किया। सो वी कैन से दैट P&L अकाउंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, हम न्यूज तो कवर करेंगे ही, साथ ही में हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ते जाएंगे। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है जो भी आपको सिखाया, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का है। जिसने भी क्लास अटेंड की होगी, यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, डेफिनेटली वो समझ पा रहे होंगे। आप देखो सेल्स कितनी जबरदस्त बढ़ गई। 2013 में 1 करोड़ से लेके 1150 करोड़ समथिंग कुछ पे आ गई, राइट, विद इन अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जीरो के प्रॉफिट से आप 80 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए। सो दिस इज अ अमेजिंग ग्रोथ, क्वाइट अ गुड ग्रोथ यहाँ पे जो जेंसॉल इंजीनियरिंग ने करी थी। पर मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था, राइट, हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के क्लासेस के अंदर, उसको भी आपको बताया था कि एक कंपनी की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त हो सकती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। हो सकता है मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बड़ी बढ़िया आ रही हो, मैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा हूं, पर मे बी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो, मे बी मैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोन में चल रहा हूं, राइट। सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट भी और आपका P&L भी। अभी यहां पे देख सकते हैं हम, अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, राइट, तो फिक्स्ड एसेट्स की ऐसी कोई बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं हुई है। अदर असेट्स की बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुई है, आप यहां पे देख सकते हो। 1 करोड़ से बढ़ के 1330 करोड़ पे आ गए। तो ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो गई, राइट।
और अगर लायबिलिटी साइड में मैं देखूं तो कुछ बहुत ही बड़े फिगर्स नहीं है, पर अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हो जीरो बोरोइंग से बढ़ के 1260 करोड़ की बोरोइंग यहां पे हुई है, 1260 करोड़ की, राइट। इतनी बड़ी बोरोइंग हुई है, मुझे मेजरली लग रहा है कि ये सारे अदर एसेट्स के अंदर बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, यहां से बोरो किया गया है और यहां से आपके अदर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो देखो दो इंपैक्ट होते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग में। अगर डेबिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, डेबिट गिर रहा है तो क्रेडिट भी गिरेगा, राइट। सो यहां पे एक तो आपका इंपैक्ट हो रहा है बोरोइंग्स, एक तो आपका बढ़ रहा है बोरोइंग्स, करस्पॉन्डिंगली आपके अदर एसेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। अब ये क्या इशू है, इसीलिए मैं बोलता हूं फाइनेंशियल पोजीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कंपनी ने किस लेवल पे जाके बोरोइंग्स करी है और उस बोरोइंग का क्या यूटिलाइजेशन किया है। सर क्या फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए? मुझे नहीं लग रहा कि फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज नहीं है, डेटा फ्लैट है। जो मेजर पैसा गया कहां गया है? करंट एसेट्स के अंदर डाइवर्ट हुआ है, वो भी नाम से अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स में क्या है वो यहां पे डिस्क्लोज नहीं है, राइट। तो ये तो पहले कंपनीज की बात हो गई, अभी लोगों की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन लोग इस केस के पीछे इन्वॉल्व हैं। सो मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी, ये दोनों फाउंडर्स हैं ब्लू स्मार्ट के और जेंजॉल के भी, राइट। सो जेंजॉल्स और ब्लू स्मार्ट बेसिकली आपकी रिलेटेड पार्टीज हो गई, सही है। हुआ क्या सर, आखिर लोन ही तो लिया, लोन तो बहुत लोग लेते हैं, लोन लेके क्या कर लिया, पैसा गवा दिया, क्या किया, ऐसा मिसयूज किया, राइट। लोन का डायवर्जन हुआ, फंड्स का मिसयूज हुआ। जेंजॉल ने एक बहुत ही बड़ा लोन लिया, किससे? IREDA से और PFC से। किस चीज के लिए? ईवी परचेस करने के लिए, ब्लू स्मार्ट के लिए। तो जेंजॉल ने लोन लिया, किससे लोन लिया? दो एंटिटीज से लोन लिया, IREDA से और PFC से। इन दोनों से अच्छा खासा पैसा ले लिया और बोला कि मैं क्या करूंगा, ब्लू स्मार्ट जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर ईवी परचेजेस करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बाय करूंगा। यार ब्लू स्मार्ट क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बाय करती है और टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, राइट, सर्विस देती है आप लोगों को, राइट। सो इस तरह का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ। जेंजॉल ने बोला लाओ पैसे लोन की तरह, मैं ईवी खरीदूंगा, बढ़िया तुमको इस पे इंटरेस्ट दे दूंगा। ईवी ली क्या? डेफिनेटली ली, राइट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेबी की रिपोर्ट के अंदर ही पूरी स्टेटमेंट डली हुई है। बेसिकली इट्स अबाउट लोन, राइट। तो आप देख सकते हो IREDA से और PFC से कितना लोन लिया गया है यहाँ पे फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ईवी, ओके, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ईवी। थोड़ा और भी अमाउंट था, वो किसी और पर्पस के लिए लिया था। ईवी तो परचेस करी, पर प्रॉमिस किया था कि 6400 ईवीज लेंगे। ली कितनी एक्चुअल में? 4704 ईवीज ली। काफी कमली स्टेटेड नंबर्स है, राइट। अब पैसा तो इसके हिसाब से उठाया कि 6400 ईवीज लेंगे, पर ली कितनी? 4704 ईवीज ही ली। बचे हुए पैसे का क्या हुआ? तो बचे हुए पैसे से एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा गया, गोल्फ सेट भी खरीदा गया, काफी सारे पर्सनल ट्रेवल एक्सपेंस हुए, अनरिलेटेड एक्सपेंस हुए, दैट टू फॉर पर्सनल पर्पस। नाउ दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्रमोटर्स पहले बिजनेस को समझने, बिजनेस को करने से पहले अपनी पर्सनल वेल्थ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने क्या किया? पर्सनल फाइनेंस को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, राइट। यहाँ पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, जैसे इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ था, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आए थे, उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी। यहाँ तो क्लियर कट केस फ्रॉड का दिख रहा है। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पब्लिक मनी यूज हुआ है, लोन उठा के खुद के लिए असेट्स खरीद लिए गए हैं, दैट टू फॉर पर्सनल पर्पस। तो दिस इज अ बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू व्हिच वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। अब फंड्स को क्या होता है ना, कोई भी एकदम से ऐसे नहीं करता कि अच्छा यहां से फंड्स उठाए, अपनी कंपनी में लिए और सीधा के सीधा अपार्टमेंट खरीद लिया। वो क्या करते हैं? साइफन करते हैं फंड्स को, राइट, घुमाते हैं बेसिकली फंड्स को। इसको बोलते हैं सिम्फनिंग ऑफ फंड्स। सो फंड्स को क्या किया गया? काफी सारी शेल फर्म्स से घुमाया गया, जैसे कैपब्रिज वेंचर्स करके एक फर्म है, बहुत सारी फर्म्स है, वहां से फंड्स को घुमा घुमा के अल्टीमेटली पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया, राइट। टू अंडरस्टैंड द एंड यूज ऑफ द फंड, बैंक स्टेटमेंट चेक की गई कंपनी की और एक डीलर की, जिसको ऑटो को बोलते हैं, जहां से कंपनी क्या करती है? ईवी प्रोक्योर करती है। उन दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया गया
और उनको पता चला गया कि ये फंड्स जो हुए हैं वो ट्रांसफर कहां से हुए हैं, जेंजॉल से गो ऑटो को गए तो हैं, बट मेजर इंस्टेंसेस में समझ में आया या तो फंड्स वापस से ट्रांसफर हो गए, ठीक है, पहले तो आपने ईवी के लिए फंड्स दिए एक डीलर को, ऑटोगो को, या तो उसने आपको वापस ट्रांसफर कर दिए या फिर किसी और कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, सम अदर कंपनी जो कि आपकी कनेक्टेड पार्टी है, आपकी रिलेटेड पार्टी है, राइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेटेड पार्टी है। सो या तो आपकी फर्म को वापस दे दिए या आपके किसी नॉन फर्म को वापस दे दिए, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी के बेसिकली ऑर्डर के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं, वहीं से मैंने लिए। ये सारी रिलेटेड और कनेक्टेड एंटिटीज हैं जो कि इन दोनों लोगों से कनेक्टेड है या इनकी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। इसके अंदर से भी अब देखो क्या होता है, अगर आपका कोई डिस्क्लोजर है, आपका कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, मान लो आपने किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया, तब हाई चांसेस होते हैं कि वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ। आर्म लेंथ प्राइस मतलब फेयर मैनर में नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो रिश्तेदारी में तो चलता है, ऐसा ही मानते हैं। इसीलिए रिलेटेड पार्टीज के ऊपर बहुत ही जबरदस्त इंडिया के अंदर रेगुलेशंस बने हुए हैं, हर कंट्री में बने हुए हैं। उसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या इनने डिस्क्लोज किया क्या? काफी सारे केसेस में हाँ, कुछ सारे केसेस में ना, राइट। एक रिलेटेड पार्टी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की, बाकी सारी मेजरली डिस्क्लोज थी, पर इनसे मेजर ट्रांजेक्शन हुए और अल्टीमेटली इनका यूज करके पर्सनल पर्पस के लिए ये फंड डाइवर्ट हुआ, राइट। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, बेसिकली IREDA से जो अमाउंट आया, एक अमाउंट आया वो ऑटोगो प्राइवेट लिमिटेड में गया, वहां से फिर ऑटोगो से कहां ट्रांसफर करवाया, कैपब्रिज वेंचर्स जो कि एक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ही प्रमोटर्स की, वहां से वो DLF लिमिटेड के पास चला गया और दोनों सर ने गुड़गांव में एक लग्जरी फ्लैट बुक करवाया। आपको भी इसका नाम डेफिनेटली पता होगा, ये मैंने सब सेबी की रिपोर्ट से ही डिटेल लिए। तो क्लोज टू 45 to 50 करोड़ का यहाँ पे एक लग्जरी अपार्टमेंट बुक हुआ, वो भी प्रॉफिट से नहीं, लोन के पैसे से, वो भी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, राइट। एंड दैट्स अ बिग थिंग। अभी ये दोनों वहीं पे नहीं रुके, अभी फिर क्या हुआ देखो, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास भी जाना पड़ता है, सही है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उनसे पूछा कि यार तुमने लोन चुकाया कि नहीं चुकाया सबको, उन्होंने बोला हमने चुका दिया है, राइट, उन्होंने बोला हमने चुका दिया है। अभी लोन तो उन्होंने नहीं चुकाया था IREDA को और PFC को, सो ऐसे केस में लोन का स्टेटमेंट देना पड़ता है ना। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट देने की जगह एक बेसिक फेक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया IRDA के नाम से और PFC के नाम से कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी लोन के ड्यूज नहीं चल रहे हैं। Forged documents submitted to the credit rating agencies to fake loan repayments, right? यहां पे स्टेटमेंट में समझ में आया कि certain documents that are shared by the GEL with IRCA on its debt servicing track record were apparently falsified. Fake documents submit करना is a big concern on its corporate governance. Internal controls बिल्कुल खत्म इस ऑर्गेनाइजेशन के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जीरो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। आपने फेक डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट कर दिए। जेंजॉल प्रोवाइडेड द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द लेंडर्स, जेंजॉल ने सारे लेंडर्स के स्टेटमेंट दे दिए, पर IREDA और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नहीं दिया। आप सभी जानते हो IRDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है और PFC आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यहां से जो लोन लिया था उनके स्टेटमेंट नहीं दिए। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऑडिटिंग के अंदर इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, रेगुलेटरी बॉडीज भी इसको बहुत सीरियसली लेती है, राइट। अच्छा, स्टेटमेंट तो नहीं दिए, पर जेंजॉल ने क्या किया, एक कंडक्ट लेटर दे दिया। कंडक्ट लेटर मतलब IRDA की तरफ से एक हमको लेटर आया है कि हमारा लोन रीपेमेंट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, PFC की तरफ से हमको लेटर आया है कि हमारा लोन रीपेमेंट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो सर क्या है, लेटर सही था, पूरा का पूरा फॉल्सिफाइड था। दोनों ने बोल दिया कि हमने ऐसा कोई भी लेटर इशू नहीं किया है। आप लेटर देख सकते हो, देखो IREDA के यहाँ से लेटर आया हुआ है, विथ रेफरेंस टू जेंजॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड वी कंफर्म दैट देयर आर नो ड्यूज, अनपेड इंस्टॉलमेंट्स और डिले इन द टर्म लोन एंड द कंडक्ट ऑफ द अकाउंट रिमेन स्टैंडर्ड एंड रेगुलर। ये एक फेक डॉक्यूमेंट है,
वैसा ही पीएफसी की तरफ से भी एक लेटर खुद ही ने कंपनी ने बना लिया कि यहाँ पे कोई भी ओवरड्यू नहीं है और अकाउंट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, राइट। पूरी फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन, अ बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, राइट। बाद में सब कुछ पता करने के बाद यहाँ पे समझ में आया कि अच्छा जो लोन्स हैं वो तो या तो सब में डिले हैं पेमेंट्स में, या फिर काफ़ी सारे लोन अनपेड चल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोन क्या चल रहे हैं यहाँ पे, अनपेड चल रहे हैं, और जो पे भी हुए हैं उनके अंदर काफ़ी डिले हुए हैं, राइट। सो दिस इज अ कॉर्पोरेट ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव आता है, आपको वहां पे ये वाले एग्जाम्पल्स देने हैं। इंडसइंड बैंक का भी देना है और आज जो हम केस पढ़ रहे हैं इसका भी एग्जाम्पल देना है विथ 2 और 3 लाइन्स जो पूरे के पूरे केस को समराइज कर दे। इससे आपका आंसर बहुत जबरदस्त बन जाएगा और एकदम डायनेमिक बन जाएगा, राइट। सो सेबी सेज प्रमोटर्स यूज द कंपनी एज अ पर्सनल पिगी बैंक। तो सेबी ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि देखो यार, ये जो कंपनी का पैसा है ये तुम प्रमोटर्स का पर्सनल पिगी बैंक थोड़ी है कि आज 10 रुपए डाले कल 50 रुपए निकाल दिए, राइट। सो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे लाइन हो गई कि कोई पर्सनल पिगी बैंक नहीं होता, तुम एक लिस्टेड कंपनी चला रहे हो। और सेबी ने उसी चीज को देखते हुए इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे निकाल दिए फॉर 3 एंटिटीज, जेंजॉल इंजीनियरिंग, अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी। सर व्हाट अबाउट ब्लू स्मार्ट? ब्लू स्मार्ट के लिए सेबी कोई ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहा? देखो समझना बात को, सेबी इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, वो गवर्न करता है लिस्टेड एंटिटीज को। जेंजॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, ब्लू स्मार्ट एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है, राइट। डायरेक्टली जो सेबी ऑर्डर्स निकालता है वो उस पे ही निकालता है जो उसको गवर्न करता है, राइट। तो यहाँ जेंजॉल को गवर्न करता है, डेफिनेटली उनके लिए ऑर्डर निकले। लोन भी जेंजॉल ने ही लिया था, राइट। अच्छा, जेंजॉल का हमने देखा था कि बढ़िया सेल्स होने के बाद भी, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद भी हो सकता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी खराब होती जाए। देखो सब कुछ बोरोइंग का है, जितना भी पैसा है सब बोरोइंग का है। और कहां पे लगाया जा रहा है? अदर करंट असेट में, मतलब लोगों को एज ए एडवांस दिया जा रहा है, कह सकते हैं हम, राइट। मल्टीपल एंटिटीज को एडवांसेस बताए जा रहे हैं पैसा ले लेके। तो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन देख के समझ में आ रहा है कि एक तरफ से तो आपकी इनकमिंग हो रही है पैसे की, जो कि एक लोन है, किसी एंटिटी से आप लोन ले रहे हो और अपनी रिलेटेड पार्टीज को दे के उसको गलत कामों के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल पर्पस ऑफ द प्रमोटर्स के लिए यूज कर रहे हो, राइट। सो दैट्स व्हाई आपके कोर्स में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब डाला गया है ताकि ये सारी चीजें आप लोग समझ पाओ। इतना एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का माइंड वर्क करना चाहिए रिलेटेड टू अकाउंटिंग। हमको अकाउंट्स बनाने नहीं है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाने नहीं है, पर बेसिक चीजें उससे रिलेटेड पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट को, P&L अकाउंट को देख के समझ में आ जाए क्या क्या चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस, राइट। उतना हमको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। Promoter holding in the company has come down substantially and there is a risk of the promoters further offloading the shares on the investors। अब देखो प्रमोटर ने क्या किया, ऑब्वियसली पहले उन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस करी, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी पहले, 70 पॉइंट समथिंग थी, ऐसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस करते गए, राइट। पब्लिक की होल्डिंग करस्पॉन्डिंगली बढ़ती गई, अब कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा, राइट। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती चली गई और लास्ट में आप देख सकते हो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रमोटर्स जो हैं उनका परसेंटेज सिर्फ 35% है, रेस्ट ऑफ द 64% किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर्स ने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग गिराई और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और आज शेयर प्राइस का क्या हालत है वो भी हम देखने वाले हैं। सेबी को ये बहुत सारी कंप्लेंट्स पहले भी मिली थी, इन जून 2024 भी मिली थी कि शेयर प्राइस में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है और फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, इसलिए सेबी ने एक्शन लिया है। तो इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे अभी बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुका है कि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेबी ने यहाँ पे लगाए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। सेबी ने बोला यार दिस इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी उठ के कुछ भी कर रहा है, दैट्स अ लिस्टेड कंपनी, लोगों का पैसा लगा हुआ है। देखो सेबी तब कंसर्न होता है जब लोगों का पैसा लगता है, ये कोई प्रोप्राइटरी फर्म नहीं है, राइट। ये कोई प्रोप्राइटरी फर्म नहीं है। सेबी ने यही बोला
कि लिस्टेड कंपनी ऐसे चला रहे हो जैसे कि वो एक प्रोप्राइटरी फर्म है। यार प्रोप्राइटरी फर्म, एक दुकान, वहां आप कुछ भी कर सकते हो, पर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी खोल के बैठे हो, जनरल पब्लिक लाइक यू एंड मी आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, और उनका हार्ड अर्न्ड मनी आप इस तरह से यूज कर रहे हो कि कंपनी को एज अ होल नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है, देखो शेयर प्राइस बहुत जबरदस्त गिरता है। और मैं आपको बताऊंगा ये येस बैंक के साथ भी हुआ था, ये पीएनबी बैंक के साथ भी हुआ, ये इंडसइंड बैंक के साथ भी अभी रिसेंटली हुआ, और ये आपका चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे बन चुका है। तो कंपनी के पैसे को प्रमोटर का पिगी बैंक मत समझ लो। सेबी यहाँ पे यही बता रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जेंसॉल का शेयर गिरना चालू हुआ, राइट, जबरदस्त तरीके से गिरा, लोगों पे इंपैक्ट आया, ब्लू स्मार्ट के ऑपरेशन सस्पेंड हो गए, थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स अपनी जॉब खो देंगे यहाँ पे। और जेंसॉल का स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो, इट वेंट डाउन लाइक एनीथिंग, 90% से भी ज्यादा ये शेयर प्राइस इसका गिर चुका है बिकॉज ऑफ द फ्रॉड कंसर्न्स, राइट। 90% किसी स्टॉक का क्रैश हो जाना, राइट। अच्छा आपको एक चीज बताता हूं, मान लो एक चीज 100 रुपए की है, एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, मान लो ये डाउन हो गया 50% से गिर गया, तो कितने पे आ गया, 50 रुपए पे आ गया, 50 रुपए पे आ गया, तो क्या फर्क पड़ गया। अब अगर इसको वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस पे जाना है तो कितने परसेंट से बढ़ना पड़ेगा, गिरा 50% से था, अब अगर इसको वापस 100 रुपए पे जाना है तो कितने परसेंट से बढ़ना पड़ेगा, 100% से बढ़ना पड़ेगा। दैट इज द पेन। ज्यादा बढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कम गिरना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 50 रुपए की चीज को 100 रुपए पे जाना है सो उसको 100% इंक्रीज होना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, माइंड में कैलकुलेशन कर लो, उसको 100% से इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई स्टॉक प्राइस 90% से गिर गई है यहाँ पे, राइट, 100 रुपए की चीज यहाँ पे 10 रुपए की हो गई है, तो 10 रुपए को 100 रुपए बनने में कितने परसेंट से बढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स प्रैक्टिकली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल गिवन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। येस बैंक भी पहले 300-400 रुपए का चलता था, आज 20 रुपए पे चलता है, 20-25 रुपए पे आ गया। क्या आपको लगता है वो 300-400 रुपए पे एकदम जा पाएगा? सालों लग जाएंगे, हो सकता है कभी ना जा पाए, राइट, हो सकता है कभी ना जा पाए। थाउजेंड्स ऑफ परसेंट से यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा, राइट। अल्टीमेटली हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, क्या है हमारे न्यूज, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस न्यूज का इंपॉर्टेंट होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके लेसन्स का इंपॉर्टेंट होना तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ क्रूशियल टॉपिक, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप उसका कोई डिस्क्रिप्टिव ले रहे हो तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स उसमें इनकॉर्पोरेट करो, उससे आपके आंसर का साइज बढ़ेगा, आपके आंसर का क्वालिटी बढ़ेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार तुम लोग कितने अपडेटेड हो रीसेंट इश्यूज से, ठीक है। दूसरा चीज, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का स्ट्रांग होना जरूरी है। ये ऐसा टॉपिक है जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आरबीआई ने नहीं पूछे हैं, एंड दैट बिकम्स क्वाइट क्रूशियल। आपने देखा इंडसइंड बैंक के केस में भी अकाउंटिंग का यूज हुआ, यहां पे भी कहीं ना कहीं देखो फाइनेंस में कहीं ना कहीं सब अकाउंटिंग से ही जुड़ता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द थिंग्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करते हैं, एंड दैट्स वेयर द आरबीआई इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस फॉल्सिफिकेशन थिंग, और सेबी भी इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है। इसीलिए तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर को अकाउंटिंग का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट, कि वो कैसे वर्क करती है। सेबी ने इमीडिएटली ऑर्डर पास किया, उन्होंने बैन कर दिया अनमोल को और पुनीत जग्गी को फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेशन। वो भी कोई भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं कर सकते इन द सिक्योरिटीज मार्केट। होल्डिंग बोर्ड की पोजीशन इन एनी लिस्टेड कंपनी, उनको बोल दिया कि भाई अभी तुम कोई भी पोजीशन मत होल्ड करो, तुमने बहुत हो गया तुम्हारा, अभी बहुत जो तुमको करना था तुमने कर डाला, अभी तुम कहीं और कांड ना कर दो, इससे पहले तुमको सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेशन से भी बाहर किया जाता है और तुम किसी भी कंपनी के अंदर कुछ भी अभी नहीं बन सकते। फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर कर दी गई है। सर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक तो ऑडिट होती है, अच्छी कंपनीज की ऑडिट होती है, राइट, कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जिस कंपनी में पता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो उसकी नॉर्मल ऑडिट करके क्या करोगे कि चलो चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अरे गड़बड़ तो न्यूज में दिख रही है, सेबी ने उसको बाहर कर दिया है, तो गड़बड़ तो है। तो इसके लिए नॉर्मल ऑडिटर नहीं, फॉरेंसिक ऑडिटर चाहिए।
जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं फ्रॉड डिटेक्शन के केस में, एरर डिटेक्शन के केस में। ऑडिट करने का प्राइमरी पर्पस ही ये है कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल ऑडिट का पर्पस ये होता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ट्रू एंड फेयर बेसिस और नॉट, whether they are prepared as per the applicable financial reporting standards, rules and regulations, companies act, AS, इंडियस के हिसाब से प्रिपेयर करा है कि नहीं करा है। फॉरेंसिक ऑडिट का पर्पस होता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, और है तो कहां से है सब कुछ देखना उसका, राइट। सो सेबी ने यहां पे ऑर्डर कर दिया फॉरेंसिक ऑडिट इसका, ताकि डीप डाइव कर पाए एक्सपर्ट्स जेंसॉल के अकाउंट्स में और पता चल पाए कि एग्जैक्टली ये फ्रॉड कितना मैग्नीट्यूड का है, राइट। सो फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करने वाले हैं, 6 महीने के अंदर सेबी को रिपोर्ट देने वाले कि क्या क्या कितना फ्रॉड अभी हो चुका है। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट होने वाला था जेंसॉल में, उसके ऊपर भी हॉल्ट लगा दिया गया है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहे। सारी एक्टिविटीज पे यहाँ पे बेसिकली सेबी ने लगा दिया है हॉल्ट। सो ये था हमारा न्यूज। आई होप आपको एनालिसिस ठीक लगा हो, बढ़िया लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही सारे चैनल्स आपके सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे बेसिकली आपके रिलेटेड टू अकाउंटिंग, रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।